हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। ठीक है, वो भी लूसेंट बुक के। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जा करके पहले पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट ना जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है, पहली बात तो टॉपिक वाइज है और दूसरी बात ये सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है भाई। चाहे वो टीचिंग लाइन एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भाई, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और टॉपिक है जैव विविधता। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई देखते हैं। देखिए टॉपिक है जैव विविधता और आ गया क्वेश्चन। करते हैं भाई क्वेश्चन का प्रैक्टिस। देखिए, जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ है भाई? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भैया इसका। देखिए भाई, हम तो हर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। ठीक है, और देखते हैं जहाँ पर ऑप्शन जो बड़े होते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम लॉस होगा। और हम सोचते हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए, प्रैक्टिस कराया जाए। ओके, तो इसीलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को कैसे परिभाषित किया जाता है भाई, बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई। ठीक है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है भाई? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। भोजन है, औषधि है, या फिर औद्योगिकी उपयोग है, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ठीक है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बताइए भाई, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, वाल्टर एवं रोसेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी शब्द की रचना किसने की? बायोडायवर्सिटी शब्द की रचना किसने की भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, वाल्टर जी रोसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे जैव विविधता का जनक यानी फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कहा जाता है? बताइए भाई, किसे जैव विविधता का जनक कहा जाता है?
क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, सिगमंड फ्रायड को या फिर कार्ल मार्क्स को या फिर हेरोडोट्स को या इनमें से कोई नहीं बोले भाई, ई ओ विल्सन, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ई ओ विल्सन। ठीक है, ई ओ विल्सन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में स्तर होते हैं, कैसे होते हैं भाई, बताइए। जेनेटिक, स्पीसीज, कम्युनिटी व इकोसिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता का आरंभिक स्तर है, क्या है भाई, जैव विविधता का आरंभिक स्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, जेनेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में कौन जैव विविधता का उच्चतम स्तर है, इनमें से कौन सा जैव विविधता का सबसे उच्चतम स्तर है भाई। कम्युनिटी व इकोसिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कम्युनिटी व इकोसिस्टम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के किस स्तर को अल्फा, बीटा व गामा डाइवर्सिटी में वर्गीकृत किया जाता है, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कम्युनिटी व इकोसिस्टम। ठीक है, जैव विविधता के कम्युनिटी व इकोसिस्टम स्तर को अल्फा, बीटा व गामा डाइवर्सिटी में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई, देखिए देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं भाई। देखिए, क्वेश्चन है जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में कौन एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक या फिर गामा सूचकांक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्फा सूचकांक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ध्रुव से विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर प्रजाति विविधता क्रम घटती जाती है, बढ़ती जाती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ध्रुव से विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर प्रजातीय विविधता क्रमशः बढ़ती जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जैव विविधता में उत्परिवर्तन है या होता है, कैसा होता है भाई। जैव विविधता में उत्परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है, जैव विविधता में परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ प्रजातीय विविधता घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, घटती है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ प्रजातीय विविधता घटती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई करते हैं विचार। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्चतर अक्षांशों यानी अपर लैटिट्यूड्स की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतया अधिक होती है। बिल्कुल सही है भाई। और दूसरा है, पर्वतीय प्रवणताओं यानी ग्रेडियंट में उच्चतर उन क्या है भाई, उन तासों, ठीक, उन तासों की तुलना में निम्नतर उन तासों में जैव विविधता सामान्यतया अधिक होती है। ये भी सही है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और दो, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला को एक मिनट भाई, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भाई। देखिए, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। कैसे मिलती है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 है, शीतोष्ण पर्णपाती वनों से, या फिर उष्ण कटिबंधीय के आर्द्र वनों से, या फिर अत्यधिक प्रदूषित नदियों से, या फिर मरुस्थल और सवाना मैदानों में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, उष्ण कटिबंधीय के आर्द्र वनों में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भाई? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति भाई, ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। नहीं भाई, गलत बात है। ठीक है, पहला ही गलत हो गया और ऑप्शन नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और जानकारी के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं चारों ऑप्शन। देखिए, उष्ण कटिबंधीय, ठीक, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वनों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देती है। ठीक है, सही है भाई, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वनों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देती है। और विशालतम जैव विविधता अमेजन के वर्षा वनों में पाई जाती है। ये भी ठीक है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें नेगेटिव पूछा है ना, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भाई? शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, शांत घाटी में। ठीक है, शांत घाटी में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ओके, बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं। देखिए, किसी पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। किसी पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, गहरे सागर में।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए शांत घाटी यानी साइलेंट वैली अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है भाई? साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है या स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, केरल में, ठीक है। शांत वैली या शांत घाटी केरल में स्थित है। आगे देखते हैं। देखिए कुल वैश्विक प्रजातीय विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? कुल वैश्विक प्रजातीय विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, 8%। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए विश्व की मानव आबादी के भोजन की सतत आपूर्ति के लिए 3 फसलों को प्रमुखता से उगाई जाती है, जिसमें शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, अखरोट। ठीक, अखरोट नहीं उगाया जाता भाई। ठीक, अखरोट जो है प्रमुख फसलों में से नहीं है। प्रमुख फसलों में गेहूं, मक्का, धान हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है भाई? दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुनैन किस रोग में उपयोगी है? कुनैन किस रोग में उपयोगी है भाई, बताइए। मलेरिया में, कैंसर में, हैजा में या फिर एड्स में, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 25 है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, मलेरिया में। ठीक है, कुनैन जो है मलेरिया रोग में उपयोगी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पढ़ते हैं भाई। औषधि कुनैन का प्राप्ति होती है। औषधि कुनैन का प्राप्ति होती है, किससे होती है भाई? सदाबहार से, सिलकोना से, बरगद से, पीपल से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिलकोना से। ओके, आगे देखते हैं। टैक्सॉल, टैक्सॉल कैंसर प्रतिरोधी औषधि है का प्राप्ति स्रोत है। टैक्सॉल किससे प्राप्त होता है भाई? टैक्सॉल जो है कैंसर प्रतिरोधी औषधि है। बताइए भाई, टैक्सॉल किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 27, सदाबहार वृक्ष से। ओके, यू ट्री से, ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फूल और फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल और फल कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, कमल और आम। ठीक है, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और फल जो है आम है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कौन है भाई? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है भाई, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु है, कौन है भाई? भारत का राष्ट्रीय पशु, क्वेश्चन नंबर 30, सबसे इजी क्वेश्चन है, बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु यानी एक्वाटिक एनिमल कौन है भाई? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगा नदी डॉल्फिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु
कौन है? तो गंगा का डॉल्फिन, ये तो हो गया भाई। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय विरासत यानी हेरिटेज एनिमल है, कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, हाथी। भारत का विरासत पशु है हाथी, ठीक है, हेरिटेज एनिमल हाथी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए, जैव विविधता के उपयोग में शामिल है, क्या शामिल है भाई? जैव विविधता के उपयोग में क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 33 है, बताइए भाई। खाद्य सामग्री का स्रोत एवं उन्नत प्रजाति का विकास, जी बिल्कुल शामिल है। औषधि एवं दवाओं का स्रोत, ये भी सही है भाई। सौंदर्य परक सांस्कृतिक लाभ, ये भी सही है। परितंत्रीय सेवाएं, ये भी सही भाई। सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के सभी ऑप्शन सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी ऑप्शन सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, किसके द्वारा भाई? क्वेश्चन नंबर 34, मृदा निर्माण, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, मृदा अपघटन की रोकथाम, सस्य परागण, बिल्कुल सही, सभी के सभी ऑप्शन सही भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही हैं। ओके, आगे देखते हैं, देखिए, जैव विविधता के नाश का कारण है, कौन भाई? जैव विविधता के नाश का कारण कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कोई नहीं भाई। जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, इनमें सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी जैव विविधता के नाश का कारण है। ओके, जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, ये सब जो है जैव विविधता के नाश का कारण है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, जूम करते हैं भाई थोड़ा, देखिए देखिए, जैव विविधता के द्वारा ह्रास का मुख्य कारण है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? प्राकृतिक आवासीय विनाश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, किसके द्वारा अधिकतम संकट है भाई? क्वेश्चन नंबर 37, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? इनमें से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, बताइए भाई, कौन संकट हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 38, वैश्विक तापन, जी बिल्कुल। आवास का विखंडन, जी बिल्कुल, ये भी सही है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये भी सही है। शाकाहार को प्रोत्साहन, नहीं भाई, शाकाहार को प्रोत्साहन नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, बताइए भाई। निम्नलिखित में से
कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? बताइए। बंजर भूमि का वनीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बंजर भूमि का नवीकरण ये जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, ठीक है। और बाकी सड़कों का विस्तार ये जैव विविधता के ह्रास का कारण है, नगरीकरण, कृषि का विस्तार, ये सब जो है जैव विविधता के ह्रास के कारण है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई। देखिए, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 है भाई। प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का नाश तथा झूम खेती, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जैव विविधता ह्रास के 4 मुख्य कारण या 4 प्रमुख कारक जिन्हें हानिकर, चतुष्ट या फिर द एविल क्वाड्रेंट कहा जाता है में शामिल नहीं है। किस में शामिल नहीं है भाई? जैव विविधता ह्रास के 4 प्रमुख कारकों जिन्हें हानिकर, चतुष्ट या फिर द एविल क्वाड्रेंट कहा जाता है में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 41 है भाई। वृक्षरोपण शामिल नहीं, ठीक है। बाकी और प्राणियों के प्राकृतिक आवास का निकास ये शामिल है। देशी क्षेत्रों में आयोजित विदेशी प्रजाति के प्राणियों का आक्रामक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, सह अस्तित्व वाले प्राणियों का एक साथ विलोपन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5वां नंबर सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। बताइए भाई, लंग्स ऑफ अर्थ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, किस ग्रह को? क्वेश्चन नंबर 42, अमेजन वर्षावन को, ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ प्लैनेट के रूप में अमेजन वर्षावन को जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन उत्पादन का अकेले 20% उत्पादन करने वाले वर्षावन अमेजन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा, पृथ्वी ग्रह का दिल, पृथ्वी ग्रह का दिमाग या पृथ्वी ग्रह का पैर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा, ठीक है। पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन का उत्पादन का अकेले 20% उत्पादन करने वाले वर्षावन अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कई लाखों बरस पहले काल के प्रवाह में विलुप्त हो गए प्राणियों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डायनासोर और मैमथ दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, ए भी दोनों सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हाल ही के सदी में काल के गाल में समाकर विलुप्त हो गए प्राणियों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है भाई? डायनासोर,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 का डी। और क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल की, ठीक है, हाल की सदी में विलुप्त हुआ प्राणी डोडो का मूल निवास था। क्या था भाई मूल निवास? हाल की सदी में विलुप्त हुआ प्राणी डोडो का मूल निवास क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर 46, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है भाई। सूची फर्स्ट में है विलुप्त प्राणी और सूची सेकंड में है संबद्ध देश। ठीक है, देखिए, ए है स्टेलर सासिकाउ, ए रूस से मिलान हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, पैसेंजर पिजन यानी वाइल्ड पिजन, वाइल्ड पिजन उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, डोडो, डोडो जो हो जाएगा आपका मॉरिशस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से। और क्वेगी, क्वेगी जो होगा आपका हो जाएगा अफ्रीका से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए, विलुप्त प्राय प्राणियों की सूची में शामिल वर्ग है, कौन सा है भाई? विलुप्त प्राय प्राणियों की सूची में कौन सा वर्ग शामिल है? क्वेश्चन नंबर 48 है भाई, बताइए। बंगाल टाइगर, लायन व एलिफेंट, ब्लू व्हेल, जायंट पांडा व बाल्ड ईगल, और हुपिंग क्रेन, वुडलैंड कैरिबोऊ। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही है भाई। ठीक है, देखिए, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 है, IUCN के द्वारा। ठीक है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं, रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं भाई, कौन से आंकड़े सम्मिलित हैं बताइए। लुप्त प्राय प्रजातियां, ठीक है, लुप्त प्राय प्रजातियों के आंकड़े रेड डाटा बुक में शामिल होते हैं। ओके, आगे देखते हैं ब्लू बुक। ब्लू बुक का प्रकाशन करता है, कौन करता है भाई? ब्लू बुक का प्रकाशन कौन करता है? UNEP। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, UNEP जो है ब्लू बुक का प्रकाशन करता है। आगे देखते हैं, देखिए, ब्लू बुक में किस तरह के आंकड़े होते हैं? ब्लू बुक में किस तरह के आंकड़े होते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 52, पौधों और जंतुओं की लुप्त प्राय प्रजातियां संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्लू बुक में किस तरह के आंकड़े होते हैं? पौधों और जंतुओं की लुप्त प्राय प्रजातियां सम्मिलित होती हैं, संबंधित हैं। आगे देखते हैं, देखिए, ग्रीन बुक, ग्रीन बुक का प्रकाशन करता है, कौन करता है भाई? ग्रीन बुक का प्रकाशन कौन करता है बताइए। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रीन बुक का प्रकाशन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ग्रीन बुक क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्रीन बुक क्या है भाई? संरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की दुर्लभ प्रजातियों की सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ग्रीन बुक संरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की दुर्लभ प्रजातियों की सूची है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, IUCN का विस्तारित रूप है क्या है भाई? IUCN का विस्तारित रूप क्या है भाई? विस्तारित विस्तारित रूप बोले तो फुल फॉर्म। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म बताइए।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किस प्राणी को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो? बताइए भाई, कितने वर्षों तक देखी नहीं गई हो? क्वेश्चन नंबर 56, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, 50 वर्षों तक। ठीक है, उस प्राणी को विलुप्त माना जाता है जो प्राणी अपने आवास में 50 वर्षों से दिखाई नहीं दिया हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? बताइए भाई, कौन? 57, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्रकृत रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। ठीक है भाई। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है। ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है भाई। ठीक है, 59 का पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे देखते हैं। मॉरिशस में पक्षी प्रजाति जो प्रजनन में असफल रही। मॉरिशस में पक्षी प्रजाति जो प्रजनन में असफल रही, कौन है भाई? डोडो पक्षी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल फ्लाई फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या है? फ्लाई फॉक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन नंबर ए सही है, चमगादड़ है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ड्यूगोंग। ठीक, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? बताइए भाई। ड्यूगोंग एक समुद्री जीव है जो विलोपन के कगार पर है, वो कैसा जीव है भाई? क्वेश्चन नंबर 62, स्तनधारी भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। वह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए भाई, कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भारतीय वन्य गधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी सही है, भारतीय वन्य गधा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ठीक है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 64, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्या है भाई, प्रोस्पिस, ठीक है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचार पत्रों में उल्लिखित रहता है? क्योंकि ये जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, करिए विचार। काली गर्दन वाला सारस, कृष्ण ग्रीव सारस, चीता, उड़न गिलहरी, कदली, हिम तेंदुआ। ठीक है, इन पर विचार करना है भाई, करिए विचार। क्वेश्चन नंबर 65 है। तो इसका जो है ऑप्शन पहला काली गर्दन वाला सारस और उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ, ये पहला तीसरा चौथा सही है भाई। तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल पहला तीसरा चौथा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा एक विलोपन की प्रजातियों के लिए उत्तरदायी नहीं है? 66 व्यापक नीचे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई, नीचे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वानर यानी मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 67 है, बताइए। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में? ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा भाई, पहला दूसरा तीसरा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कौन सी ड्रग गिद्धों की समविष्ट में हास के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ड्रग गिद्धों की समविष्ट में हास के लिए उत्तरदायी है? 68, बताइए भाई। डिक्लोफिनेक, ठीक, डिक्लोफिनेक सोडियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, डिक्लोफिनेट सोडियम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कुछ वर्ष पहले एक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है क्या उत्तरदायी भाई? 69, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गो पशु पालकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, ठीक है। गो पशु पालकों द्वारा रुग्ण रुग्ण मतलब रोगी पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। गायों के पालक जो होते हैं ना, वो लोग गायों के उपचार के लिए एक औषधि का प्रयोग करते हैं, जिससे गिद्धों गिद्धों को क्षति होती है भाई, हानि होती है, इससे धीरे धीरे वो बहुत कम हो गए गिद्ध। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69 का। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? क्या है भाई? भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जानवरों को दर्द निवारक देना, ठीक है, जानवरों को दर्द निवारक देना, ठीक है, मेडिसिन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। जानवरों को जो दर्द निवारक दवाएं दी जाती है ना, वो गिद्धों के लिए हानिकारक होती हैं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी सही है, डिक्लोफिनेक। ठीक, डिक्लोफिनेक एक मेडिसिन है जो जानवरों को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है। इसके कारण जो है गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं भाई। इस दवा के कारण जानवरों को ये दवा दी जाती है, दर्द निवारक है ये, डिप्लो बोले हैं, डिक्लोफिनेक। ठीक, इस दवा के कारण गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, ठीक, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउस, कॉपस्मिथ, बारबेट्स, ग्रेचचिंड, मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड व्हाइट व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 72 का पक्षी है सभी के सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जैव विविधता संरक्षण की रणनीति पद्धति है कौन सी है भाई? जैव विविधता संरक्षण की रणनीति पद्धति स्व यानी स्थाने इन सीटू संरक्षण, पर स्थाने इक सीटू संरक्षण, ठीक है भाई। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण है। इन सीटू संरक्षण क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 74 है। इन सीटू वनस्पति, ठीक है, वनस्पतियों एवं जंतुओं की प्रजातियों का उनके मूल प्राकृतिक आवास में किया जाने वाला संरक्षण, ठीक है। इन सीटू मतलब ऐसा संरक्षण है जहाँ पर जो जंतु रह रहा है उनके उसी प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षित किया जाता है भाई, ठीक है। और वनस्पतियों या जंतुओं की प्रजातियों का उनके मूल प्राकृतिक आवास से दूर किया जाने वाला संरक्षण। नहीं भाई, ए और बी दोनों सही है। नहीं भाई, दोनों नहीं सही है, ना तो ए ना तो बी। नहीं भाई, ए भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। वनस्पतियों द्वारा बोले हैं, वनस्पतियों या जंतुओं की प्रजातियों का उनके मूल प्राकृतिक आवास में किया जाने वाला संरक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 74 का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब किसी वनस्पति या जंतु प्रजाति का उनके आवास से दूर किसी अन्य स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उस संरक्षण को क्या कहते हैं भाई? इन सीटू कंजर्वेशन, इक सीटू कंजर्वेशन। ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना तो बी। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 75, ऑप्शन नंबर बी सही है, एक सीटू कंजर्वेशन। जब किसी वनस्पति या जंतु प्रजाति का उनके आवास से दूर किसी अन्य स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण में शामिल नहीं है, यानी इन सीटू संरक्षण के उदाहरणों में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है भाई? क्वेश्चन नंबर 76, होम गार्डन जो है स्वास्थान संरक्षण में के उदाहरण नहीं भाई। स्वास्थान संरक्षण के उदाहरण होम गार्ड नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा भाई। तो हॉट स्पॉट, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, ये सब जो है स्वास्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। बाकी डी ऑप्शन गलत है। होम गार्डन जो है ये स्वास्थानीय संरक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं है भाई, या फिर उसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पर स्थानीय संरक्षण के उदाहरण में शामिल नहीं है। पर स्थानीय संरक्षण बताइए, पर स्थानीय संरक्षण के उदाहरण में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है भाई? क्वेश्चन नंबर 77 है, पवित्र जंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। और बाकी बीज बैंक, जीन बैंक, घरेलू बगीचे, ये सब पर स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, हॉट स्पॉट की अवधारणा को विकसित किया था, किसने विकसित किया था भाई? क्वेश्चन नंबर 78 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है।
हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने विकसित की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए हॉट स्पॉट का आशय है। हॉट स्पॉट का क्या आशय है भाई? क्वेश्चन नंबर 79। प्रचुर जैव विविधता वाले क्षेत्र जिनका संरक्षण आवश्यक हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हॉट स्पॉट का आशय है प्रचुर जैव विविधता वाले क्षेत्र जिनका संरक्षण आवश्यक हो। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए हॉट स्पॉट होने की शर्तों में शामिल नहीं है। शामिल है भाई, शामिल नहीं। हॉट स्पॉट होने की शर्तों में शामिल है। कौन है भाई? बताइए। अद्वितीय प्रजातियों की निश्चित संख्या, जैसे संवहनी वनस्पतियों की 1500 अद्वितीय प्रजातियां आती हैं, और पौधे व जंतुओं के मूल प्राकृतिक आवास के कम से कम 70% भाग का क्षय। दोनों के दोनों सही भाई। ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। ओके, आगे देखते हैं। 81। वर्तमान में भारत एवं उनकी निकटवर्ती देशों में अवस्थित हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है भाई? क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए। 4 बोल रहे हैं भाई, ए सही हो जाएगा 4। ओके, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है। भारत और उनके पड़ोसी देशों में अवस्थित हॉट स्पॉट में शामिल है। भारत और उनके पड़ोसी देश में अवस्थित हॉट स्पॉट में शामिल है। कौन कौन शामिल है भाई? क्वेश्चन नंबर 82। इंडो बर्मा, इंडो बर्मा और सुंडालैंड और हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका। चारों के चारों ऑप्शन सही भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्र में निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है? क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है? क्वेश्चन नंबर 83। इंडो बर्मा, इंडो बर्मा जो है ना सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है भाई। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सबसे छोटा हॉट स्पॉट है? बताइए भाई, सबसे छोटा हॉट स्पॉट कौन है? पश्चिम घाट, श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा और सबसे छोटा हॉट स्पॉट पश्चिम घाट, श्रीलंका। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कौन सा भारतीय क्षेत्र सुंडालैंड हॉट स्पॉट का एक छोटा सा भाग है? बताइए भाई, कौन सा भारतीय क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 85 है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? निकोबार द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट है? बताइए भाई, कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट है? 86, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पश्चिमी घाट भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व डाई टार्टुगस, ठीक है, डाई टार्टुगस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? विश्व का प्रथम बायोस्फीयर कौन है? डाई रिजर्व, डाई टार्टुगस बायोस्फीयर। ठीक है, सबसे पहला रिजर्व बायो रिजर्व है, और वह कहाँ स्थित है भाई? क्वेश्चन नंबर 87, फ्लोरिडा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लोरिडा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
निम्न में से कौन भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है? निम्न में से कौन भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है? 88 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं, विश्व में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान। विश्व में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है भाई? 89 क्वेश्चन नंबर 89 का कौन सा ऑप्शन सही है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, विश्व में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 89 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, कहाँ स्थित है भाई? येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 90, जल्दी बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन नेशनल पार्क ही है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है भाई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 92 हेली नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क दोनों है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क दोनों है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होता है, कैसा होता है? जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होता है, कैसा होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 93 आनुवांशिक विविधता के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। जीवमंडल परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विविधता के होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी भाई? क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन नंबर बी सही है, 1975 भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, नोकरेक जीवमंडल रिजर्व स्थित है। नोकरेक जीवमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है भाई? मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। नोकरेक जीवमंडल कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित जैवमंडल रिजर्व में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? बताइए भाई, कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन नंबर ए सही है, नोकरेक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है भाई? 97 क्वेश्चन नंबर 97 का कौन सा ऑप्शन सही है? नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, देखिए, अगस्त मलाई। ठीक है, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है भाई? अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन नंबर सी सही है, केरला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
सूची फर्स्ट जयमंडल स्थल और सूची सेकंड स्थापना वर्ष दोनों का मिलान करना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99, नीलगिरी 1986। ठीक है, नीलगिरी 1986। नंदा देवी 1988। ठीक है, नंदा देवी 1988। सुंदरवन जयमंडल का स्थापना कब हुआ था भाई? सुंदरवन जयमंडल का स्थापना 1989 में हुआ था। ठीक है, और कंचनजंगा का 2000 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन का मिलान हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जयमंडल भंडार और अवस्थित, जयमंडल भंडार और कहाँ स्थित है उसका मिलान करना भाई। क्वेश्चन नंबर 100 है। ठीक है, नोकरेक मेघालय में स्थित है भाई। ठीक है, नोकरेक मेघालय में। मानस कहाँ स्थित है भाई? मानस असम में स्थित है भाई। ठीक है, और दिवांग कहाँ स्थित है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अगस्त मलाई जो है केरल में स्थित है भाई। ठीक है, मिलान हो गया, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी सही भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब मिलान ही भाई। देखिए, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है और उसके राज्य से मिलान करना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है। सिमलीपाल कहाँ स्थित है भाई? उड़ीसा में। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में। दिहांग बिहांग अरुणाचल प्रदेश में, और नोकरेक मेघालय में, और कोल्ड डेजर्ट कहाँ स्थित है भाई? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आपका मिलान हो गया ऑप्शन नंबर डी। तीसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा, पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान फिर से आ गया। जयमंडल रिजर्व और अवस्थित, जयमंडल रिजर्व और कहाँ पर स्थित है उसका मिलान करना भाई, किस राज्य में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 है भाई। क्वेश्चन नंबर 102, सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नंदा देवी उत्तराखंड में, और नोकरेक मेघालय में। ठीक है, मिलान हो गया भाई। तो अब पहला बोले हैं, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 भाई। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थाने यानी इन सीटू पद्धति नहीं है? बताइए भाई, इन सीटू पद्धति नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 103 है भाई। बॉटनिकल गार्डन इन सीटू पद्धति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बाकी बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब जो है इन सीटू है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वावासन यानी इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 104 का वनस्पतिक बाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी जयमंडल, आगार, पवित्र उपवन और राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है इन सीटू संरक्षण के उदाहरण हैं। बाकी ऑप्शन नंबर डी वनस्पतिक बाग ये इन सीटू का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण नहीं पूछा है और क्वेश्चन भी नेगेटिव है, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा भाई। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक यानी
एक्स CO2 संरक्षण के लिए कौन सी सामान्यतः प्रयोग होती है? कौन सी गैस भाई, कौन सी गैस प्रयोग होती है एक्स CO2 संरक्षण के लिए क्रायो बैंक में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 105 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नाइट्रोजन गैस क्रायो बैंक एक्स CO2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जैव विविधता पर हुआ ऐतिहासिक कन्वेंशन अर्थ समिट 1992 में कहाँ हुआ था? अर्थ समिट बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 106, रियो डी जेनेरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई। रियो डी जेनेरो में अर्थ समिति 1992 में जैव विविधता ऐतिहासिक कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, देखिए, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 107, मई 22। ठीक, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, टुमारो जॉब बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं। टुमारो ऑब्लिक जॉब बायोडाइवर्सिटी। ठीक, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 108, वंदना शिवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, वंदना शिवा है भाई। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 2000 बोले हैं, एजेंडा 21 संबंधित है किससे? 21 किससे संबंधित भाई? रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किससे संबंधित है? सतत विकास से। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन संबंधित है भाई, किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड संरक्षण से। ठीक है, रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि या वेटलैंड संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आर्द्र भूमि या नमी भूमि दिवस वेटलैंड डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? वेटलैंड डे दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कहलाता है? बताइए भाई, हॉट स्पॉट कौन कहलाता है भाई? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 112, ऑप्शन नंबर बी सही, पश्चिमी घाट। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉट स्पॉट नहीं है भाई? कौन भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉट स्पॉट नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 113 है, नारो हिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है इसका आंसर की, और बस इसमें इतने ही क्वेश्चन थे और पूरा जो है कंप्लीट आपका प्रैक्टिस सेट हो गया। जैव विविधता का पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला भाई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते भाई, कमेंट किया करिए, इससे आप हमको जो है मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।